अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशोस हमने शुरू किया था कल। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें रेशोस के बारे में बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं एनालिसिस, इसका वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, और फिर रेशोस एनालिसिस क्या है। रेशोस एनालिसिस में मैंने बताया था कि 4 किस्म की रेशोस नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, लिक्विडिटी रेशो एंड सॉल्वेंसी रेशो। उनमें से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमने उस दिन डिस्कस की थी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमने ज़्यादातर रेशो जो प्रॉफिट से रिलेटेड थी वो कैलकुलेट की थी। आज हमने देखनी है वर्किंग कैपिटल रेशोस। वर्किंग कैपिटल रेशोस क्या होती हैं? देखो, वर्किंग कैपिटल वैसे कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। हम अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो हमें कैश चाहिए वो कहाँ से आएगा? जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है टू ऑपरेट योर नॉर्मल ऑपरेशंस। जो वर्किंग कैपिटल रेशो है इसमें वैसे तो 6 रेशोज कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इसकी जो मेन रेशोज हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसकी जो मेन रेशोज हैं उनमें सबसे पहली रेशो होती है, हम ये देखेंगे हमारे रिसीवेबल हमें कितने दिनों में पैसे देते हैं, तो उसे डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, इसे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, डेटर्स कलेक्शन डेज भी कहते हैं। यानी जहां पर हमें ये पता चल सके हमारे रिसीवेबल हमें कितने दिनों में पैसे देते हैं। ठीक हो गया जी। ये कैसे कैलकुलेट होंगे? जिसकी रेशो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, हम एवरेज पेड रिसीवेबल्स या डेटर्स डिवाइडेड बाय sales, preferably credit sales, multiply by 365। इसका आंसर हमेशा डेज में आएगा। इसका आंसर हमेशा डेज में आएगा। इसका मतलब है अगर हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, देखें यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स आपने लेने या क्लोजिंग रिसीवेबल, लेकिन अगर 2 साल का डाटा दिया हुआ आपको, अगर 2 साल का दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि आप 2020 की रेशोज कैलकुलेट करें और उसके लिए 2019 का भी डाटा दिया, तो फिर आपने उन दोनों की एवरेज लेनी है रिसीवेबल की, एवरेज रिसीवेबल। तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, एंड इफ नॉट क्रेडिट सेल्स फिर टोटल सेल्स ले, यानी अगर क्रेडिट सेल्स उसमें से हम नहीं निकाल सकते तो फिर टोटल सेल्स ले मल्टीप्लाई बाय 365। इसका आंसर डेज में आएगा। लैसे में इसका आंसर आता है 40 डेज। ठीक हो गया। इवन इफ इट कम्स इन पॉइंट्स, तो पॉइंट्स में भी लिखे 40.5 डेज, राइट। तो 40 डेज का मतलब है हमारे रिसीवेबल जिनको हमने उधार पर चीज़ें बेची हुई हैं वो हमें कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं? 40 दिनों में पैसे दे रहे हैं। ये कम हों तो अच्छे होंगे या ज़्यादा हों तो अच्छे होंगे? ये जितने कम हों उतने अच्छे होंगे, राइट जी। यानी कम से कम कैसे अच्छे हो सकते हैं? अगर हमारी रिसीवेबल कलेक्शन टेक्निक अच्छी है तब ये अच्छे हो सकते हैं। हमें सोच समझ कर चीज़ें बेचनी चाहिए। इसका मतलब है अगर ये 40 की बजाय 160 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है या तो हमने खुद क्रेडिट टर्म्स इतनी उनको ज़्यादा दी हुई है कि हमारा इतना ज़्यादा आ रही है, या अगर हमने खुद क्रेडिट टर्म्स इतनी ज़्यादा नहीं दी हुई थी, हमने तो दिया हुआ था लोन उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के लिए और वो हमें पैसे दे रहे हैं 90 दिनों में, इसका मतलब है हमारी रिसीवेबल कलेक्शन टेक्निक अच्छी नहीं थी, हम लोगों से पैसे जल्दी इकट्ठे नहीं कर सके। दूसरा ये हो सकता है जो दूसरे लोग हैं उनकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमें पैसे वापस कर सकते, राइट जी। तो ये जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। रिसीवेबल कलेक्शन टेक्निक जितनी अच्छी होगी
ये उतनी अच्छी होगी हमें, ये कम से कम होनी चाहिए आपकी जी, राइट। अच्छा, इसी के साथ एक दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। डेटर्स कलेक्शन पीरियड क्या बताएगा, हमारे डेटर्स हमें कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बताएगा जी, हमारी इन्वेंट्री कितने दिनों में सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक हो गया। यहां पर क्या लिया जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही जी, अगर एवरेज इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2019 और 20 की एवरेज लेके उसको लिखे यहाँ पर। अगर सिर्फ दिया ही 2020 है तो फिर उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ले। तो एवरेज क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365। इसका भी आंसर डेज में आएगा, इसका भी आंसर डेज में आएगा। लेट्स आपका आंसर आता है जी यहाँ पर 30 डेज। तो इसका क्या मतलब है, हमारी इन्वेंट्री हर 30 दिन के बाद बिकती है। कितने दिनों बाद जी, हमारी इन्वेंट्री हर 30 दिन के बाद बिक जाती है। इसका मतलब है साल में ये कितनी दफ़ा बिकेगी, 12 दफ़ा बिक जाएगी। ठीक हो गया। वो भी, उसे भी वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर भी कैलकुलेट किया जाता है, टाइम्स में भी वो भी अभी करते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम भी इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना हमारी इन्वेंट्री कितने दिनों में बिकेगी। ये भी जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि जाहिर है कम का क्या मतलब है, हमारी इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा बिकेगी। अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर आपका कम है तो इसका क्या मतलब है, इन्वेंट्री टर्नओवर कम है, अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारी सेल नहीं हो रही। क्योंकि ये कब बढ़ेगी इन्वेंट्री टर्नओवर, जब हमारी सेल बढ़ेगी। इसका मतलब है इसकी इंटरप्रिटेशन में हम वो तमाम चीज़ें लिख सकते हैं जो सेल की इंटरप्रिटेशन में हमने लिखी। कि अगर ये कम है इसका मतलब है हमारी सेल की टेक्निक अच्छी नहीं थी, हमने प्रॉपर्ली मार्केट नहीं किया अपनी सेल को, हम उसकी प्राइसिंग में कोई गलती कर बैठे, उसकी क्वालिटी में कोई गलती कर बैठे, मुमकिन है सीजनल चेंजेस आ गई। हम गर्मियों में थे तो बहुत अच्छी सेल हुई, सर्दियों में आ गए, जिस दफ़ा सर्दी उस हिसाब से ज़्यादा पड़ी तो हमारी सेल उस हिसाब से कम हुई, एंड वाइस वर्सा। अगर ये ज़्यादा है तो वो सारी चीज़ें उसके हक में चली जाएंगी। तो वो तमाम चीज़ें जो सेल के में लिखी जा सकती है वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी जा सकती हैं। दूसरा, अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर आपका बहुत हाई है, अगर ये बहुत हाई है इसका मतलब है हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई। इन्वेंट्री टर्नओवर ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 10, इसका मतलब है हर 10 दिन के बाद हमारी इन्वेंट्री बिक रही है। हर 10 दिन के बाद इन्वेंट्री बिकने का क्या मतलब है, हमारी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हुई। सेल ज़्यादा होने की वजह से आप फिर इसका कंपैरिजन ऊपर भी शो कर सकते हैं नेट प्रॉफिट टू सेल में भी, कि वहाँ पर सेल की वजह से हमारी सेल जो है वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है। सेल क्यों बढ़ी हुई नज़र आ रही है, क्यों, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी कम नज़र आ रहे हैं। हर 10 दिन के बाद हमारी इन्वेंट्री बिक रही है। उसमें आप लिख सकते हैं कि हमने प्राइसिंग बहुत अच्छी की, मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, हमने उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थी वो अच्छी रखी, सीजनल चेंजेस हैं, फैशन चेंज हो गए, मतलब कुछ भी चीज़ जिससे सेल बढ़ सकती है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बात कर ये भी होता है एक फैक्टर कि हमारी इन्वेंट्री जो पड़ी हुई थी, पुरानी इन्वेंट्री थी, हमने उसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बेच दी। जब वो डिस्काउंटेड प्राइस पर गई तो जाहिर है उसकी सेल एकदम से तेज हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे ही बाहर लिखा जाता है दुकान के पास सेल, या ये जो जूतों की दुकान के ऊपर अक्सर सेल लगती है तो एकदम से रश बढ़ जाता है। क्या होता है कि बेशक आप कम प्राइस पर बेच रहे हैं लेकिन आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाता है। जब इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ता है उसका मतलब है सेल भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो डिस्काउंट देने की वजह से सेल तो बढ़ जाती है लेकिन जाहिर है उसकी प्राइस, उसका जो मार्जिन है वो हमने कम रखा होता है, तो वो नेट प्रॉफिट मार्जिन उसका कम नजर आ रहा होगा। बात का अक्सर जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में पढ़ा, नेट प्रॉफिट रेशो या जीपी रेशो, जीपी रेशो जो हम देखते हैं कि सेल पिछले साल से बढ़ी हुई नजर आती है
लेकिन जीपी रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी होती। फॉर एग्जांपल सेल जो है वो पिछले साल से 25% ज़्यादा बढ़ी, लेकिन जो जीपी बढ़ा वो सिर्फ मे बी 3% बढ़ा। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हमने प्राइस को कम कर दिया। प्राइस होने से सेल तो बढ़ गई, लेकिन हमारा जो जीपी रेशो था वो उस तरह से नहीं बढ़ी। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर में आपने जो इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन में आपने यही लिखना है कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर जो है, पहले तो उसकी रेशो कैलकुलेट करें। 30 डेज है, पिछले साल ये लाइक 40 डेज था, इस साल 30 डेज है। हमारी इन्वेंट्री जो है उसका टर्नओवर पीरियड जो है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। उसमें आप लिखें कि मुमकिन है हमने जो सेल है वो बहुत अच्छी की। वो सेल क्यों अच्छी की है? हमने मार्केटिंग अच्छी की, हमने एडवर्टीजमेंट अच्छी की। मुमकिन है प्राइस जो है उसको हमने कम कर दी, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर बेचा। डिस्काउंटेड रेट के ऊपर बेचने की वजह से हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत अच्छा हुआ। और उसका आप हवाला ऊपर जीपी का भी दे सकते हैं कि ये तो अच्छा हुआ, लेकिन शायद जीपी उस हिसाब से इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमने डिस्काउंट्स के ऊपर शायद बेची हों। क्योंकि असम्पशंस लेनी है ना आपने, ज़्यादातर वहाँ पर चीज़ें ज़्यादातर वो आपकी असम्पशंस के ऊपर छोड़ दें कि आप जो असम्पशंस लेना चाहते हैं वो असम्पशन ले लें। हो जाएगा ना जी, ये भी क्लियर। तीसरी जो वर्किंग कैपिटल में रेशो कैलकुलेट की जाती है, डेटर कलेक्शन और पेएबल पेमेंट। पेएबल पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट किया जाता है। पेएबल पेमेंट पीरियड में भी यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? एवरेज ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय, वहां पर सेल्स थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? और यहाँ पर भी अगर क्रेडिट परचेसेस अवेलेबल हो तो प्रेफरेबली क्रेडिट परचेसेस मल्टीप्लाई बाय 365। इसका भी आंसर डेज में आएगा। प्लस इसका आंसर आया जी 60 डेज। अच्छा, इसका मतलब है जी कि हमने जिन लोगों के पैसे देने थे उन्हें कितने दिनों में पैसे दे रहे? 60 डेज। ये जाहिर है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, ये ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन आपने इसको हमेशा इसके साथ कंपेयर करना है। डोंट फॉरगेट, हमें पैसे मिलेंगे तो हम इनको देंगे। जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो हमें कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं? 40। और जिनको हमने देने उन्हें कितने दिनों में दे रहे हैं? तो ये एक आइडियल सिचुएशन समझी जाती है कि हमने पैसे जिनसे लेने थे वो हमें पैसे दे रहे हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं और उसे ही आगे पेबल्स को दे देते हैं। नो लेट्स अज्यूम अगर ये अदर वे अराउंड हो जाए, ये 60 हो जाए, ये 40 हो जाए, तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो हमें दे रहे हैं 60 दिनों में, और जिनको हमने पैसे देने हैं उन्हें हम दे रहे हैं 40 दिनों में। तो हमारी जो कैश की तरसील है हमें तो वो ड्राई कर देगी, यानी हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। हम पहले पैसे जिनको देने हैं वो दे रहे हैं और हम बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ। तो ये सिचुएशन हमेशा इस तरह से होनी चाहिए, हमें पहले पैसे मिलने चाहिए और बाद में हम पैसे दें। लेकिन ये दोनों भी एक खास सिमेट्री में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मुझे 550 दिनों में दे रहे हैं और मैं इन्हें 575 दिनों में दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। 575 दिनों बाद तो आप इंशाल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुके होंगे, राइट। तो एक खास सिमेट्री, यानी 20-30 दिन 90 दिन का क्रेडिट जो है ये एक समझा जाता है कि रीजनेबल अमाउंट है। लेकिन आजकल तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना, एक महीना जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट समझी जाती है कि हमने जिनसे पैसे लेने हैं वो हमें दे दें लैसिम 20 दिनों में और हम अगले को दे दें 25 या 30 दिनों, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये अगर बहुत लो है तो इसका मतलब है अलार्मिंग है। इसका मतलब है हम इन्हें पैसे इसलिए नहीं दे पा रहे कि जिनसे हमने पैसे लेने थे वो हमें टाइम पर नहीं दे रहे। तो हमें अगर इनको टाइम पर पेमेंट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनसे टाइम पर पेमेंट लेनी होगी। ये टाइम पर पेमेंट नहीं देंगे तो फिर दूसरी क्या ऑप्शन है हमें पास? ज़ाहिर इनके तो पैसे देने, इन्हें पैसे नहीं देंगे। माइंड यू ये भी अगर डिले हो गया, ये लेट होना अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत लेट होना ये भी अच्छी चीज़ नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 40 दिनों में हमें पैसे दे रहे हैं और इन्हें हम पैसे पे कर रहे हैं 300 दिनों में या 160 दिनों में, वहाँ से क्या अलार्मिंग, आपको पैसे जल्दी मिल रहे हैं
जो आपके सप्लायर्स हैं आप उन्हें पैसे जल्दी नहीं दे पा रहे, इसका क्या मतलब है, आप अपने सप्लायर को कह रहे हैं कि भाई आइंदा आपने हमें क्रेडिट पर चीज़ें नहीं देनी, कोई भी नहीं देगा आपको पैसे। तो अगर आपको टाइम पर मिल रहे हैं आप भी उन्हें पैसे पे करें। वो कहता है जी अगर ये आपको टाइम पर पैसे नहीं दे रहे, लेकिन ये दे रहे हैं आपको 80 दिनों में और इन्हें आप पैसे दे रहे हैं 20 दिनों में, आपने इन्हें पैसे जो आपके पास थे दे दिए, अब अपने ऑपरेशन चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बैंक की तरफ जाएंगे, वो लोन्स देंगे आपको, फिर वहाँ से लोन लेने पड़ेंगे, वो लोन लेके आप अपने ऑपरेशंस चलाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपके ऑपरेशंस भी और आपके ये वाले पैसे भी। तो लिहाजा ये रेशो और ये रेशो आपस में हमेशा लिंक्ड होती हैं। जब आप इसको कमेंट करने लगें तो कमेंट हमेशा ऐसा करें, जब इसको कमेंट करने लगें तो आप देखें कि मेरे पास ये जो पैसे हैं इसका इसके साथ क्या कंपैरिजन है, मुझे ये जल्दी मिल रहे हैं या ये जल्दी मिल रहे हैं। अगर ये जल्दी मिल रहे हैं, ये लेट मिल रहे हैं, तो फिर आप फौरन जाकर देखें आपकी जो लोन वाली रेशियो है उसका क्या हिसाब है, तो लोन बढ़े हुए नजर आए। अगर बिजनेस चल रहा है, जाहिर है जब पैसे यहाँ पर नहीं है आपके पास, इन्हें पे कर दिए, यहाँ नहीं मिल रहे, तो दूसरी ऑप्शन क्या, फिर आप लोन की तरफ गए होंगे, फिर गेयरिंग रेशियो बढ़ी हुई नजर आ रही होगी आपको वहाँ पर, तो फिर आप उसका भी रेफरेंस दें कि चूंकि हमने इन्हें टाइम पर पैसे दे दिए थे, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, हमें तो पैसे चाहिए थे ना, या दे ये दे, अगर ये नहीं देगा तो फिर कौन दे, फिर बैंक दे। जब बैंक पैसे देगा तो बैंक देने से हमारे लोन्स बढ़े हुए नजर आएंगे, बैलेंस शीट में लोन्स बढ़े हुए नजर आएंगे, तो डोंट फॉरगेट साथ ही इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। फिर उसको भी डिस्कस करें कि चूंकि हमें इन्हें पैसे जल्दी देने पड़े, इसकी वजह से हमें लोन ज़्यादा लेने पड़ गए जो कि क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं, और इस लोन लेने की वजह से मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो भी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। तो इसके में आपने ये सारी चीज़ें मिलानी, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इज, मैंने कल भी बताया, सिंपली अबाउट एस्टैब्लिशिंग द लिंक्स बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसके अंदर के जो अपने लिंक्स होने कि हर चीज़ एक दूसरे का जुड़ी हुई, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक हो गया जी, ये समझ लग गई कि क्या होगा। अच्छा जी, फिर इसमें जी आ गया, वो कहते हैं जी एक और चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल में हमने देखना होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल वैसे ये कहता है हमारा कैश इन्वेंट्री खरीदने से लेके इन्वेंट्री बिकने तक कितने दिनों का सर्कल, कितने दिनों बाद पैसा मेरे पास वापस आया। मैंने इन्वेंट्री के लिए पैसा फेंका ना जी, फिर इन्वेंट्री गई, इन्वेंट्री बिकी, बिकने के बाद रिसीवेबल्स के पास चली गई, उन्होंने मुझे कितने दिनों में पैसे दिए, और मैंने जिन लोगों से पैसा खरीदा हुआ था उन्हें कितने दिनों में दिए। तो इस सारे को मिलाकर हमारा एक सर्कल बनता है जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल? वर्किंग कैपिटल साइकिल इज, इसमें कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री मेरे पास कितनी देर रही, प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेएबल पेमेंट पीरियड। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए ये तीनों रेशोज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को यूज करूं तो देखिए मेरी इन्वेंट्री डेज कितने दिन इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी रही, 30 दिन मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी रही, 30 डेज, राइट। प्लस रिसीवेबल कितने दिनों में मुझे पैसे देते हैं, 40 दिनों में। 30 दिन इन्वेंट्री पड़ी रही और 40 दिन तक वो रिसीवेबल के पास पैसे पड़े रहे, तो टोटल कितनी देर पड़े रहेगी, 70 डेज। इसमें से जो मैंने पेमेंट कर दी वो कितने दिनों बाद की, 60 दिनों बाद। तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कितने दिनों का है, हर 10 दिन के बाद कैश मेरे पास आ जाता है। हर 10 दिन के बाद जो कैश है वो जनरेट हो जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल
हर कितने दिन के बाद मेरे जो ना वो साइकिल मेरे पास उसका कैश जो है मेरे पास वापस आ जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, यानी ये बहुत एक अच्छा साइकिल कि हर 10 दिन के बाद कैश आपके पास आ जाता है। आपने कैश निकाला, आपकी जेब से कैश गया और ठीक 10 दिन के बाद वो कैश आपकी जेब में आ जाता है, अगर यही साइकिल चलता है। अगर यही साइकिल चलता रहे तो ये साइकिल हम हर 10 दिन के बाद कैश अपनी जेब में रखेंगे और दोबारा इसी लिहाज से चलता रहेगा। तो ये साइकिल जितना स्मूथ होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, फिर आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। ये साइकिल अगर कमज़ोर हो गया या लेंथी हो गया, ये लज्यूम आ गया 100 दिन, इसका मतलब है अब मुझे लोन्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन के बाद कैश वापस आ रहा है। 100 दिन का मतलब है तकरीबन 4 माह, 3.5 माह। अब वो 3.5 माह के बाद जब पैसा मेरे पास वापस आएगा तो ज़ाहिर है मुझे पैसा कहीं ना कहीं से दोबारा लेना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इतने दिनों बाद मेरा कंप्लीट हो जाता है। वर्किंग कैपिटल रेशियोज में डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर और पेएबल पेमेंट पीरियड, राइट। अच्छा, इन रेशियोज की आप टाइम्स भी निकाल सकते हैं, इसी के टर्नओवर भी निकल सकता है। यानी टर्नओवर का मतलब ये है कि कितनी दफ़ा, ये डेज बताता है हर 40 दिन के बाद मेरे रिसीवेबल मुझे पैसे दे देते हैं। अगर मैंने साल में निकालने हों कि कितनी दफ़ा मिल जाएंगे, एक तो अच्छा तरीका ये है 365 डेज है, हर 40 दिन के बाद ये होता है। तो आप सिंपली क्या कर लें, ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो मेरे पास जो रिसीवेबल टर्नओवर है, रिसीवेबल टर्नओवर, ये भी रेशो वो मांग लेता है। सेम रेशोज हैं, ये सिर्फ बताएगा कितने दिनों बाद, और ये रेशो बताएगी कितनी दफ़ा साल में मेरे रिसीवेबल मुझे पैसे देते। तो इसका अच्छा तरीका तो ये है, सीधा सीधा 365 डिवाइडेड बाय 40। पहले ये रेशो अगर कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये रेशो डायरेक्ट भी कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? इसी को उल्ट करते, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 365 नहीं करना, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। आप करके देख लें, ये डिवाइडेड बाय ये कर लें या दूसरा कर लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो टाइम्स का क्या मतलब है, इतनी दफ़ा मेरे रिसीवेबल मुझे पैसे दे देते हैं, राइट जी। इसकी इंटरप्रिटेशन दोनों में सेम है जी, ठीक हो गया। इसी तरह इसके भी इन्वेंट्री टर्नओवर भी आप निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या मतलब है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा साल में टर्न हुई, उसमें सेल में कन्वर्ट हुई, हर 30 दिन के बाद होती है। और अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो 365 डिवाइडेड बाय 30 कर लें, या इसका भी यही है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो ये भी टाइम्स में आंसर आएगा कि मेरी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा कन्वर्ट हो गई, राइट। अच्छा, इसमें बिजनेस का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत हाई है, ये तो अच्छा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत हाई है, लेकिन वंस अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल। फॉर एग्जांपल, आप सब्जी बेचते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा, हर रोज़ नई सब्जी आएगी, पेरिशेबल चीज़ है। आप मछली बेचते हैं, पेरिशेबल चीज़ है, हर रोज़ मछली आएगी, इफ़ नॉट हर रोज़ तो तकरीबन दूसरे दिन। तो आपके इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत हाई होगा, और इन्वेंट्री टर्नओवर मुमकिन आपका 365 है, हर रोज़ इन्वेंट्री आती है, हर रोज़ इन्वेंट्री बिक जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप शिपिंग का कारोबार, जहाज़ बनाते हैं आप, तो मुमकिन इन्वेंट्री टर्नओवर 1, आपने पूरी इन्वेंट्री बनाई और पूरे साल में 1 बिकी। विच बिजनेस इज बेटर? इन्वेंट्री टर्नओवर 365 सब्जी, इन्वेंट्री टर्नओवर जस्ट 1 शिपिंग। विच टर्नओवर इज बेटर? शिपिंग, हालांकि इन्वेंट्री टर्नओवर 1 है। सो बिजनेस का जो नेचर है वो भी मैटर करती है कि आप किस बिजनेस को लेके चल रहे हैं। तो ये भी देख लेना है। अगर एक तो ये है कि सेम बिजनेस में कंपैरिजंस होते हैं, अगर सेम बिजनेस में तो फिर तो ज़ाहिर है सब्जी का कंपैरिजन हो सकता है, मछली का, जहाज का कंपैरिजन हो सकता है। तो बिजनेस जो है वो दूसरे के साथ
तो इन्वेंट्री टर्नओवर ये देखा जाएगा, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर लेस ज्यूम आपका शिपिंग का है या एयर इंडस्ट्री का है, तो वहाँ पर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चूँकि बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर होती है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर मुमकिन है 1-2 हो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये सिर्फ 2 इन्वेंट्री टर्नओवर है, इसे जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप कहेंगे कि ये चूँकि बिजनेस ऐसा है, इसकी नेचर ऐसी है कि इसकी इन्वेंट्री होती तो बहुत ज़्यादा बहुत कॉस्टली है, और ये इन्वेंट्री अगर एक भी दफ़ा बिक जाती है तो दैट विल बी गुड इनफ। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डिफरेंट बिजनेस कुड बी डिफरेंट, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी उसी बिजनेस के हिसाब से भी। इसीलिए इंटरप्रिटेशन करते हुए सबसे पहले आपने पढ़ना है बिजनेस का नाम क्या, यानी ये बिजनेस किस चीज़ का, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें आपको, फिर इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी आपके, राइट जी। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं जी आप उसका रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर भी या तो ये है कि ये अगर रेशो आपने पहले कैलकुलेट की हुई है तो फिर सिंपली 365 डिवाइडेड बाय ये कर दें तो आपके पास उसका टर्नओवर आ जाएगा, यानी इतनी दफ़ा हम अपने पेएबल को पैसे देते हैं। या फिर इसको भी उल्ट कर दें, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल, और ये भी टाइम्स में आंसर आएगा। माइंड यू इनके साथ 365 नहीं लिखा जाएगा, डोंट फॉरगेट कि ये डेज में नहीं आएंगे बल्कि टाइम्स में आएंगे आंसर। ये वर्किंग कैपिटल रेशियो जी 6 रेशियोज, डेटर्स कलेक्शन पीरियड और उसी का टर्नओवर, ठीक हो गई, डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज इज डिफरेंट एंड इन्वेंट्री टर्नओवर इज डिफरेंट। पेएबल पेमेंट पीरियड, पेएबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर, लेकिन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो एग्जैक्टली सेम, ओके दोनों बता एक ही चीज रहे। ये बता रहा है कितने दिनों बाद, ये बता रहा है साल में कितनी दफा। क्लियर है जी बात। वर्किंग कैपिटल रेशियोज आर ओवर जी बेटा, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन मिटाना चाहता हूँ जी। क्या लिखा हुआ है एवरेज ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय परचेजेस या ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स, एवरेज ट्रेड पेएबल्स या एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस, और प्रेफरेबली क्रेडिट परचेजेस, प्रेफरेबली क्रेडिट परचेजेस मिटाना चाहता हूँ जी। ठीक, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ही होना है ना फिर। हाय अच्छा लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी का वैसे मतलब होता है द एबिलिटी टू हैव कैश, द एबिलिटी टू हैव कैश, यानी लिक्विड। जब भी आपको सोशल साइंसेस में वर्ड नजर आएगा उसका मतलब बोल रहा है कैश कितना है आपके पास। लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब है कि हमारे पास जो यानी शॉर्ट टर्म कैश होने की कितनी आपके पास सलाहियत है, शॉर्ट टर्म में आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। दूसरे लफ्जों में साल के अंदर अंदर कितना कैश आपके पास आया, कितना गया, राइट। लिक्विडिटी रेशियो इसीलिए 2 रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी में एक रेशियो होती है करंट रेशियो, और एक होती है क्विक रेशियो। ये जो क्विक रेशियो है इसे एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसेट होता है ना, एसेट टेस्ट रेशियो। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो पहले देख लें, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज,
और ये रेशो हमेशा ऐसे कैलकुलेट होती है, 1 जो भी आंसर आए वो यहाँ पर लिखा जाता है, या 1 इधर लिख के जो भी रेशो आए वो इस सेट पर लिखी जाती है, राइट। दोनों ऑर्डर्स में लिखी जा सकती है। ये हमेशा क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। 1 क्या है, लायबिलिटीज। पहले मैं बताता हूँ ये रेशो होती है। देखिए ये रेशो बताती है आपको करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? इसी साल में पे करनी होती है। वो लायबिलिटीज जो मुझे इस साल में पे करनी है। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो इसी साल में वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। ये रेशो बताती है वो लायबिलिटीज जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, उसे पे करने के लिए मेरे पास वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर वाले हैं वो कितने पड़े हुए। यानी अगर मैंने 1 रुपया 1 साल के अंदर अंदर देना है तो उस रुपए को पे करने के लिए मेरे पास कितने रुपए पड़े हुए। ठीक हो गया जी। अगर ऐसे में इसका आंसर आ जाता है 2, तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास हर एक लायबिलिटी पे करने के लिए कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, 2 लायबिलिटी। अगर 3 आता है 3 पड़े हुए, 4 आता है 4 पड़े हुए, 1 आता है 1 पड़ा हुआ, 0.5 आता है 50 पैसे पड़े हुए, राइट जी। तो जो भी आंसर आएगा वो एसेट्स होंगे, वो एसेट्स होंगे। टू पे 1 रुपीज ऑफ लायबिलिटी आई हैव गॉट 2 रुपीज ऑफ एसेट्स, राइट, और $2 ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये लायबिलिटी सॉरी ये रेशो जितनी हाई होगी उतनी अच्छी होगी, जितनी हाई होगी उतनी, यानी 1 को पे करने के लिए अगर मेरे पास यहाँ पर 10 रुपए पड़े हैं तो अच्छे हैं आपके पास, है ना जी? नहीं जी, बस मेरा दिल कर रहा है। क्योंकि इसमें इन्वेंटरी वाला देखिए उसमें देखिए उसकी वजह क्या, ये रेशो 1:1, 1:0.5, 1:1.5:1, 2:1, 3:1 तक भी चले कहता है एक्सेप्टेबल। लेकिन 2.53 इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं। हालांकि एसेट्स है हमारे पास, मैं कह सकता हूँ मेरी एक लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं लेट्स से, तो कितनी अच्छी चीज है ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कहता आपके पास एसेट्स में है क्या क्या चीजें, करंट एसेट्स में कैश है, स्टॉक है, रिसीवेबल्स है। क्या कैश का पड़ा होना अच्छी चीज होती है आपके बिजनेस में? कहते हैं पड़ा है इसे भाई मार्केट में फेंको, इन्वेस्ट करो, ये और लेके आएगा। बिजनेसमैन तो कभी भी कैश अपने पास संभाल के नहीं रखते, जरूरत का कैश रखो, ऊपर वाला कैश जो है वो बाहर फेंको। ज्यादा से ज्यादा कहता है 1 रुपया पे करना तो 1 रुपया रख लो, बाकी 9 रुपए मार्केट में फेंको। तो मार्केट में अगर ये रेशो बहुत हाई नजर आ रही है, इसका मतलब है या तो आपके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा, फौरन से जाकर बैलेंस शीट में जाकर देखें मेरे पास कैश तो नहीं बहुत ज्यादा पड़ा। अगर कैश बहुत ज्यादा नहीं पड़ा इसका मतलब ये कैश की वजह से नहीं। फिर नेक्स्ट क्या चीज है आपके पास, इन्वेंट्री पड़ी है। क्या इन्वेंट्री का बहुत ज्यादा पड़ा होना अच्छी चीज होती है बिजनेस में? उसे बिकना चाहिए, मार्केट में जाए बिके। अगर बहुत ज्यादा पड़ी है इसका मतलब है मेरी करंट रेशो तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन मेरी इन्वेंट्री नहीं बिक रही, मेरी इन्वेंट्री नहीं बिक रही। इन्वेंट्री ना बिकने का मतलब है आप फौरन इस रेशो को किसी और रेशो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ी किस रेशो के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये बहुत हाई नजर आ रही है इन्वेंट्री की वजह से, इन्वेंट्री टर्नओवर में जाकर देखें, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत लो नजर आ रहा होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर लो नजर आ रहा है, उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री हाई नजर आ रही है। इन्वेंट्री हाई नजर आने की वजह से आपके करंट एसेट्स हाई नजर आ रही हैं, और उसकी वजह से क्या नजर आ रही है आपको, जो आपकी करंट रेशियो है वो भी हाई नजर आ रही है। तो आप उसे कहेंगे ऑल्दो करंट रेशियो आपकी अच्छी हाई है, लेकिन ये करंट रेशियो इन्वेंट्री के ना बेचने की वजह से आपको हाई नजर आ रही है। इसमें तो इसका एडवांटेज नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका एडवांटेज अच्छी चीज नहीं है। इस इन्वेंट्री को बिकना चाहिए, इस इन्वेंट्री को बिकना चाहिए। जितनी जल्दी बिकेगी ये कैश में कन्वर्ट होगी, कैश में कन्वर्ट होगी तो फिर ये मेरे लिए फायदेमंद है। अगर ये इन्वेंट्री की वजह से नजर आ रहा है इसका मतलब है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, इन्वेंट्री भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये तीसरी वजह से होगी। वो तीसरी वजह कौन सी है जी? रिसीवेबल्स। क्या रिसीवेबल का बैलेंस शीट में पड़ा होना कोई अच्छी चीज होती है? रिसीवेबल अगर बहुत हाई पड़े हैं, लाजिम करोड़ों में रिसीवेबल पड़े हैं, एसेट तो है, लेकिन कितनी बुरी चीज है कि आपके रिसीवेबल आपको पैसे नहीं दे रहे। रिसीवेबल हाई होने की वजह से आपकी रेशो हाई नजर आ रही है, करंट रेशो आपकी बहुत हाई नजर आ रही है, जिसकी वजह से
आपको करंट रेशो तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही, लेकिन है किसकी वजह से, रिसीवेबल जो है वो पेंडिंग में पड़े। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड जो अभी हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल। अगर ये रेशो रिसीवेबल की वजह से हाई नज़र आ रही है तो आपकी जो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड वाली डेज में थी वो भी बहुत हाई नज़र आ रही होगी। इसका मतलब है वो बहुत दिनों बाद पैसे दे रहे हैं, आप वो बहुत दिनों बाद पैसे दे रहे हैं, यहाँ पर रिसीवेबल हाई नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी ये जो रेशो है वो हाई नज़र आ रही होगी। तो आप इसमें अगर ये हाई नज़र आ रही है तो आप कहेंगे ये जो हाई नज़र आ रही है या तो ये कैश की वजह से नज़र आ रही है, या रिसीवेबल की वजह से नज़र आ रही है, या इन्वेंट्री की वजह से नज़र आ रही है। अगर ये इन्वेंट्री के वजह आप फिर उसका कंपैरिजन यहाँ पर जाएंगे ना तो बैलेंस शीट में ज़ाहिर नज़र आ रही होगी इन्वेंट्री भी कैश भी कंपैरिजन, बाद का कंपैरिजन नज़र नहीं आ रहा तो उसने टोटल करंट एसेट्स लिखे हैं। इसका मतलब है अब टोटली अप टू यू, अब आप जो मर्जी लिखें कि मुमकिन है ये कैश की वजह से नज़र आ रही है। अगर ये कैश की वजह से नज़र आ रही है इसका मतलब है ये कैश बहुत ज़्यादा डंप नहीं होना चाहिए, इसको हमें फ़ौरन मार्केट में फेंकना चाहिए। अगर ये मार्केट में जाएगा तो हमें फ़ायदा देगा। अच्छा, अगर ये कैश की वजह से आई नज़र आ रही है तो ये भी तो सोचे ना ये कैश कहाँ से आया है, कैश या तो सेल की वजह से आया होगा, हम फिर देखेंगे तो कैश सेल्स हमारी बड़ी होंगी, या एन मुमकिन है हमने लोन्स ले लिए हो। तो आप कहेंगे जी कैश की वजह से मेरा करंट एसेट्स जो है वो तो बड़े हुए नजर आ रहे हैं, कैश बढ़ा है, कैश बढ़ा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरे लोन्स भी बढ़ गए होंगे। जब लोन्स बढ़े होंगे तो फिर साथ ही वंस अगेन इंटरेस्ट का फैक्टर भी आ गया होगा, तो लोन्स लीवरेज की वजह से बढ़ जाते हैं, लीवरेज बड़ी होगी तो साथ ही आपका इंटरेस्ट का फैक्टर भी आपने शो करना है। फिर अगली इंशाल्लाह रेशो भी कैलकुलेट करते हैं जिसमें ये भी पता चल जाएगा कि लोन ज़्यादा लिए होंगे तो उसकी वजह से भी आपकी जो कैश की यहाँ पर सूरत हाल बढ़ी हुई नज़र आएगी। तो इसको भी आप शो कर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह इन्वेंट्री के बारे में भी कह सकते हैं कि इन्वेंट्री जो है ना वो शायद इसलिए पड़ी हुई है कि आउटडेटेड हो गई है, काफ़ी दिनों से पड़ी है, बिक नहीं रही। अगर नहीं बिक रही तो कंपनी को चाहिए कि ऐसे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर बेच दें, सेल्स लगा दें, या इसकी थोड़ी सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके इसको बेचे, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हाई अगर पड़ी है उसका मतलब है मार्केटिंग टेक्निक्स अच्छी नहीं या इन्वेंट्री आउटडेटेड है। वो जो सेल के लिए हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस हो सकती हैं अगर इन्वेंट्री की वजह से आपने डिस्कस करनी है। राइट बेटा जी, ले जी मेरे ख्याल करंट रेशो भी पूरी होगी। अच्छा, दूसरा ये और वजह से भी ये बढ़ सकती है, ये कम हो सकती है। देखें अभी तो हमने एसेट्स के सारे डिस्कस किए ना, लायबिलिटी की वजह से भी तो ये कम या बढ़ सकती है। अगर ये डिनोमिनेटर अगर कम हो जाए तो फिर भी तो ये बढ़ सकती है। डिनोमिनेटर कम होने का क्या मतलब है, हमने हमारे जितने क्रेडिटर्स थे उन्हें पे कर दिया, जब उन्हें पे कर दिया तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, जब ये कम होगा हमारी जो करंट रेशियो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर ये एन मुमकिन है ये कम हो जाए, तो कम क्यों होगा, कम इसलिए हुआ होगा कि लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटीज़ कैसे बढ़ी होंगी, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें उधार पर ख़रीद ली, हमने चीज़ें उधार पर ख़रीद ली। या दूसरा ये बहुत का शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिए होते हैं, हमने चीज़ें नहीं बेची, खरीदी नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें खरीदी होंगी तो वो कहाँ नज़र आएंगी, इन्वेंट्री में, स्टॉक में नज़र आ जाएंगी। स्टॉक में नज़र आएंगी तो ज़ाहिर है ये बढ़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर ये भी नहीं बढ़ा लेकिन ये बढ़ गई हैं तो फिर देखिए फिर हमने शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिए होंगे, ओवरड्राफ्ट वगैरह। लॉन्ग टर्म का भी इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट अगर पेएबल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर जो पेएबल इंटरेस्ट है यस वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो एक तो शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन्स के इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म लोन्स और उनके इंटरेस्ट वो इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं तो वो नॉर्मली इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि कैश ज़्यादा आएगा लायबिलिटी कम होगी, कैश भी तो उधर बहुत ज़्यादा आएगा ना आपके पास, राइट जी। तो ये फैक्टर्स आपने डिस्कस कर लेना। अगर ये बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है तो ज़ाहिर है इसकी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ी हुई नज़र आ रही है, कम नज़र आ रही है उसका मतलब है ये कहीं ना किसी सूरत से बढ़ गई है। इसको डिस्कस करेंगे, कर लेंगे ना जी, ओके जी। नेक्स्ट कम्स क्विक रेशो। देखो क्विक रेशो भी बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन इसका फॉर्मूला लिखा जाता है करंट एसेट्स, लेकिन सारे नहीं, जो लिक्विड मोस्ट एसेट्स हैं सिर्फ वो जो क्विकली कैश में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखती हैं। आज ही अगर हम उसे कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो अभी हो जाए। वो कौन कौन से होते हैं, कैश एंड रिसीवेबल, ये दोनों एसेट्स अभी जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं।
इसलिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल दें, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जी, ये भी 1:, जो भी आंसर आए 1:1। इसका मतलब है जो 1 साल के अंदर अंदर मैंने लायबिलिटी पे करनी है, अगर मैं उसे अभी पे करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, 1 रुपया पड़ा। ये नॉर्मली वैसे 0.5 यानी अगर 50 पैसे भी पड़े हैं तो वो अच्छी समझिए थे, 0.5, 0.75, 1, 1.5 तक अच्छा है। इससे ऊपर अगर चली जाए तो इसका मतलब है फिर ये अलार्मिंग है, उसमें फिर वही सारी चीज़ें, अगर ये ऊपर है तो फिर ये या रिसीवेबल ज़्यादा पड़े हुए या कैश ज़्यादा पड़ा है, फिर उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा वही सारी डिस्कस करते हैं कि हमें जो ये क्विक रेशियो है ये हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छी किसकी वजह से, या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश आ गया या हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसीवेबल्स पड़े। अगर रिसीवेबल्स पड़े हैं तो रिसीवेबल कलेक्शन टेक्निक को बेहतर करें और पैसे इकट्ठे करें, और अगर कैश से बढ़ गया है तो कैश में वंस अगेन लोन्स का फैक्टर ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि मुमकिन है या तो सेल की वजह से आ गया, या हमारे रिसीवेबल ने पैसे दे दिए, या फिर शायद हमने लोन्स ले लिए। अगर लोन्स लिए हैं तो लोन्स के लिए बेशक शॉर्ट टर्म लिए बेशक लॉन्ग टर्म लिए, दोनों में कैश तो आएगा ना आपका। लोन्स लेने से लायबिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन लोन्स लिए लॉन्ग टर्म लोन से, लॉन्ग टर्म लोन से अगर लोन लिए तो लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि करंट है, वो तो लॉन्ग टर्म में जानी है, लेकिन कैश बढ़ जाएगा। तो जब लॉन्ग टर्म लोन्स लिए होते हैं तो आपकी जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो है वो बेहतर होती है लोन्स लेने से। उसकी वजह ये है कि कैश का फैक्टर तो कैश में चला गया, लेकिन लायबिलिटी का फैक्टर लॉन्ग टर्म में चला गया। तो इसकी वजह से हमारी जो कैश की जो करंट और क्विक रेशियो हैं ये लॉन्ग टर्म लोन लेने की वजह से बेहतर होती है, लेकिन हम इसे कहेंगे कि ये आर्टिफिशियली बेहतर है, आर्टिफिशियली बेहतर है, क्योंकि ये ओरिजिनली बेहतर तब होनी चाहिए जब या ये कैश से आए, सेल से, या रिसीवेबल से पैसे मिले, या इन्वेंट्री बिकने से पैसे मिले, फिर ये बेहतर है। अदरवाइज अगर लोन्स वगैरह से कैश लिए हैं तो ये आर्टिफिशियली अच्छी नज़र आ रही है, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये रियलिस्टिकली अच्छी है। राइट जी, लो जी, आखिरी सिर्फ 2 रेशोज और रह गई और रेशोज कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। लें जी, आखिरी रेशो इज दी सॉल्वेंसी रेशो। solvency ratio. Liquidity means company's capability of having cash in short term. शॉर्ट टर्म में पैसा आपसे चाहिए तो वो कहां से मिलेगा। Solvency once again company's capability of having cash but in long term. लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस को पैसा चाहिए तो वो कहां से मिलेगा। देखिए लॉन्ग टर्म में पैसा कहां से मिलता है आपको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लोन्स और इक्विटी दोनों। तो जब भी यहाँ पर ये जिक्र आएगा तो इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं। यहाँ पर 2 रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं। एक रेशो होती है डेट इक्विटी रेशो और एक रेशो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी टोटल जो हमारे पास फाइनेंसिंग है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कल बताया था, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी टोटल फाइनेंसिंग मेरे पास कितनी, अगर मैं पैसा टोटल लगाना चाहूँ तो वो कितना मेरे पास पैसा। देखिए ये रेशो बताती है हमें कि लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ से आएगा। लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ से आएगा, या आपका अपना पैसा जिसे क्या कहते हैं इक्विटी, या लोगों का पैसा जिसे क्या कहते हैं डेट। तो यहाँ पर ये बताता है, ये रेशो इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि कंपनी की लोन लेने की कितनी सलाहियत है। इन रेशोज को गियरिंग रेशोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कहीं पर भी वर्ड आपको गियरिंग नजर आए तो गियरिंग रेशो का मतलब होता है कंपनीज कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग लोन, इसे लीवरेज भी कहते हैं। लीवरेज दोनों, गियरिंग रेशो और लीवरिंग रेशो दोनों का मतलब है लोन लेने की सलाहियत, कंपनी की लोन लेने की सलाहियत कितनी। देखिए
कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि वो एक बैलेंस चले, यानी आपकी कंपनी में आपका भी पैसा और लोगों का भी पैसा। अगर कंपनी में सिर्फ आपका पैसा लगा हुआ है, अगर कंपनी में सिर्फ आपका पैसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कंपनी का सारा रिस्क किसके ऊपर है? आपके ऊपर, यानी सारे का सारा रिस्क आप बेयर करेंगे। लेकिन अगर कंपनी में 60% आपका लगा है, 40% बाहर वाले लोगों का लगा हुआ है, तो उसका मतलब है आप रिस्क डिवाइड हो गए, बाहर वालों का रिस्क भी इन्वॉल्व हो गया, यानी 40% बाहर वाले लोगों का रिस्क है और 60% आपका है। तो ये रेशोज यहाँ पर ये बताएंगी कि रिस्क कितना डिवाइडेड है। ये रेशो लस्यूम अगर आपकी ये रेशो कैलकुलेट में करता हूँ तो ये रेशो आपको बताएगी, फर्ज कर लें ये रेशो आ जाता है 40%, इसका आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होता है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इसका मतलब है कि मेरे और प्लस इसका भी आंसर आ जाता है जी 150। तो बात है ये दोनों रेशो सेम आपको चीज़ देंगे, ये दोनों रेशोज आपको सेम चीज़ ये बताएंगे। ये रेशो आपको बताती है जी ये 140 और ये रेशो आपको बताएगी मेरी जो टोटल फाइनेंस है, यानी जितना टोटल मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, जैसे 1 लाख है, उसमें से 40,000 रुपया जो है वो लोन्स हैं। वो कितने? 40,000 रुपया लोन्स है। 40% ऑफ दी 100,000 इज 40,000 रुपया लोन्स है। ठीक हो गया जी। और ये आपको बताती है कि जो टोटल आपके पास पैसे हैं उनमें से जो टोटल 140% है, यानी 100 से ऊपर जितना है वो लोन्स है। यहाँ पर भी 40% ही आंसर आ रहा है, ओवर 100। और यहाँ पर जो टोटल ओरिजिनल अमाउंट है वो आएगी। दोनों रेशोज में से कोई एक कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लोन की परसेंटेज बता देगा। नॉर्मली ये वाली रेशो कैलकुलेट करते हैं तो आपको डायरेक्ट लोन की परसेंटेज मिल जाती है, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल इक्विटी, राइट। अच्छा, ये रेशो जितनी हाई होगी वो बताएगी आपका उतना रिस्क कम है, कंपनी का रिस्क उतना कम है, यानी लोन्स बाहर वालों के ज्यादा। अगर दिस इज 60%, इसका मतलब है आप फौरन से पहले बैलेंस शीट में जाकर देखें, आपको नजर आएगा आपके लोन्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है पिछले साल 40% थे, इस साल 60% है। इसका मतलब है 20% इंक्रीज नजर आ रहा है लोन्स में। आपने लोन ज़्यादा लिए हैं, वो मुमकिन है एसेट बनाने के लिए लिए हूँ, एसेट खरीदने के लिए लिए हूँ, या मुमकिन है एसेट आपने कोई नई कंपनी सेटअप करने के लिए लिए हूँ। तो किसी भी वजह से अगर आपने लिए तो वो लोन्स बड़े हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा, लोन्स का बढ़ना इज अ गुड साइन। लोन्स का बढ़ना या कम होना दोनों में ये कोई नहीं है कि कम हो गया तो बुरा साइन है या बढ़ गया तो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। फर्ज कर लें कंपनी जो है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट कंपनी में एकदम से गवर्नमेंट ने हाई कर दी। जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो क्या हम लोन लेंगे? हम लोन नहीं लेंगे, हम फिर किसकी तरफ चले जाएंगे? फिर हम इक्विटी की तरफ चले जाएंगे। हम कहेंगे यार हम अपने शेयर्स बेच लेते हैं, उसमें डिविडेंड कॉस्ट मुझे कम पे करनी पड़ेगी, मुझे इस वक्त इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जिन दिनों में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे आप देखेंगे लीवरेज की परसेंटेज कम नज़र आ रही हो। इसका मतलब हमने लोन्स नहीं लिए, एन मुमकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया हो, या एन मुमकिन है कि हमारी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं थी, या ये भी मुमकिन है हमने जो पहले लोन्स लिए थे वो वापस कर दिए, तो उसकी वजह से हमारी जो लोन की परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी। तो लोन परसेंटेज कब नीचे आएगी? या तो लोन वापस कर दिए, या इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था हमने नए लोन लिए ही नहीं, या हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इन तीनों सूरतों में हमने अपनी इंटरेस्ट की जो लोन की परसेंटेज है वो कम नज़र आ रही है। ये आमतौर पर इस परसेंटेज को ऐसे भी लिखा जाता है, अगर ये 60 है तो जाहिर है फिर इक्विटी कितनी होगी? 40। इसका मतलब है हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज 60% इक्विटी, 40% लोन्स। इफ इट इज 50-50 तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 50% इक्विटी और 50% लायबिलिटीज है, लोन्स है हमारे पास, राइट। तो आपने इसको इस तरह से भी बयान करना है कि अगर लोन्स हाई नजर आ रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है ये परसेंटेज तब भी नजर आ सकती है बढ़ी हुई कि हमने लोन्स तो नहीं लिए, हमने लोन्स नहीं लिए,
लेकिन हमारी इक्विटी कम हो गई। डिनोमिनेटर कम होने की वजह से भी तो ये बढ़ सकती है ना। अगर ये डिनोमिनेटर इसका है ना डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या इक्विटी, इसका मतलब है डेट तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन इक्विटी कम हो गई। इक्विटी कैसे कम हो सकती है? शेयर बायबैक कर लिया। तो शेयर बायबैक की हमने पढ़ा था ना, जो रिवर्सल ऑफ द शेयर्स जो हमने पढ़ते थे कि वापस ले लिए शेयर। तो अगर आपने शेयर वापस ले लिए तो तब जिसे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हमने, अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पढ़ा था, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स की वजह से मेरी जो इक्विटी है वो कम हो जाएगी। इक्विटी कम होने की वजह से लोन और बत्ता उतनी ही जितने पिछली दफा, लेकिन परसेंटेज बढ़ी हुई नजर आएगी। तो जब ये परसेंटेज बढ़ेगी तो जाहिर है इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। दरअसल इक्विटी की परसेंटेज कम होने की वजह से मेरे लोन की परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी वजह होती है हमारी लीवरेज की बढ़ने की। That's it. शुक्र सुन ले। अच्छा जी, बाकी इसकी कुछ हैं, बाकी कैलकुलेशन हैं, बाकी कुछ रेशोज की लिमिटेशंस हैं। ये बाय द वे एक दफ़ा क्वेश्चन आया हो 6-7 नंबर, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रेशोज, वो भी इंशाल्लाह चलें। आज शाम को क्लास होती है तो पहले लिमिटेशन डिस्कस करके फिर एक क्वेश्चन लेके ना आज शाम को, तो ये सारे क्वेश्चन सारी रेशोज हैं, एक कैलकुलेट करके मैं इनके सारे के कमेंट्स आपको दिखाऊंगा। कितने की तंदूर वाली माई